नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं ज़ेनिथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग तो है ही है, साथ में थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ कंफ्यूजिंग भी रहता है। अक्सर हम एंटरप्रेन्योर में और एक बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है ये नहीं समझ पाते। बेसिकली जब हम एक बिजनेसमैन की बात करते हैं या फिर एक बिजनेस की बात करते हैं और दूसरे हाथ में अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों ही वर्ड्स को, दोनों ही टर्म्स को आपस में मिक्स करके देखने लग जाते हैं। आज जो टॉपिक हमारा रहेगा बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप और इसका एक इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। आज के पूरे टॉपिक में एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इससे इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है और एंटरप्रेन्योरशिप की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या होती है, उस प्रोसेस के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एक बिजनेस में और एक एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। उसके बाद हम कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और फर्दर हमारी आगे की क्लासेस में जैसे हम एक स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, यूनिकॉर्न क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, वेंचर कैपिटल्स क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, एंड दैट इज योर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्रोडक्शन, या जिसे मैं हिंदी में कहूं उद्यमिता एक परिचय से हम बात करते हैं। साथियों, उद्यमिता को समझने से पहले, एंटरप्रेन्योर को समझने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझ लेना चाहिए। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहां आपको टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज नजर आएंगी। अब देखिए, हालांकि हम सीधा जंप कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर पे कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका ओरिजिन कहां से है, वो आया कहां से है, कम से कम इतना नॉलेज तो हमारे पास होना ही चाहिए। इस नॉलेज को या फिर ये जो ओरिजिन है आपके एंटरप्रेन्योर को, इसको समझने के लिए बेसिकली हमें ह्यूमन एक्टिविटीज को यहां समझना होगा। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज को बेसिकली हमने यहां दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, कोई भी ह्यूमन होता है साथियों, वो बेसिकली दो टाइप की एक्टिविटीज अपनी लाइफ में करता है। अब आप कहेंगे कि दो टाइप की एक्टिविटीज तो बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन एक स्टडी या फिर एक सुविधा की दृष्टि से हम देखें तो बेसिकली एक ह्यूमन की एक्टिविटी को हम यहां दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, आर्थिक गतिविधियां। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर मैं देखूं अपने जीवन में दो ही प्रकार की एक्टिविटी करेगा, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा या फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। अब सबसे पहले इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर को समझ लेते हैं। देखिए साथियों, इकोनॉमिक या फिर आर्थिक गतिविधियों में या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जिनके थ्रू कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग या तो किसी पैसे का लेन देन कर रहा है, या कहीं से कोई सैलरी ले रहा है, या फिर कहीं से कुछ उसको पेंशन मिल रहा है, या फिर कहीं से वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा है। हो सकता है मैंने कुछ पैसा उधार दिया हो किसी को और मैं उसका इंटरेस्ट ले रहा हूं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रुपए के आगे पीछे, या फिर मैं यूं कहूं मनी के आगे पीछे, या मैं यूं कहूं इकोनॉमी के आगे पीछे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी में डाली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रेंड्स बात करते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब देखिए, एक एग्जांपल के साथ यहां इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने किसी को ट्यूशन पढ़ाया या फिर अगर मैंने किसी को एक खाना या फिर कुछ बना के खिलाया और मैंने उसके पैसे चार्ज किए, मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं कुछ खाना लोगों को खिलाता हूं जैसा वो ऑर्डर करते हैं, मैं इसके अगेंस्ट में पैसे चार्ज करता हूं। तो साथियों, यहां पर ये मेरी एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं घर जाकर खाना बनाता हूं, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाता हूं, या फिर मेरी मदर खाना बनाती हैं, कुकिंग करती हैं घर के लिए, तो यहां उनको कुछ अर्निंग नहीं मिल रही, यहां उनका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है।
तो बेसिकली उनकी ये जो एक्टिविटी होगी वो कहलाएगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हम किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम कोई प्रथा रीत रिवाज को फॉलो करते हैं, हम सोसाइटी में उठते बैठते हैं, समाज में अगर किसी की शादी ब्याह है वहां हम चले गए, किसी फंक्शन में हम चले गए, तो बेसिकली यहां हमारा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाती हैं। और ये लिस्ट साथियों इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है इसमें। आप n नंबर ऑफ एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहां डाल सकते हैं। लेकिन चलिए हमें एक चीज समझनी थी बेसिकली, तो हमने ये 3 एग्जांपल्स यहां ले लिए। ऑन द अदर हैंड साथियों, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज जो हमारी इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमती हैं, बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। और फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैं फर्दर अगर डिवाइड करूं, हम आगे इसको डिवाइड करके देखें, तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हमें नजर आती है। जैसे हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड किया, इन द सेम सेंस अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो ये भी हमें कहीं ना कहीं 3 पार्ट में डिवाइड होती नजर आती है। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, दैट इज योर बिजनेस। अब कोई भी व्यक्ति देखिए साथियों, पैसा कैसे कमा सकता है? बहुत सिंपल सी बात है, आपको पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है। अब ये पैसा आएगा कैसे, कमाया कैसे जाए, ये बिजनेस एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कैसे की जाए? तो बहुत सिंपल सा सेंस है, हमें 3 तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका, आप किसी एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। एक एक टर्म को हम यहां समझते हुए चलेंगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप किसी के यहाँ नौकरी कर सकते हैं, 9 से 5 की कोई आप जॉब कर लीजिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। बेसिकली आप एक एम्प्लॉय हैं, आप किसी एम्प्लॉयर के वहां जाके जॉब करते हैं, दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सब पोर्शन है आपका एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रोफेशन की। देखिए एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन देखने में ऐसा लगता है कि एक दूसरे से मिलता जुलता है, और प्रोफेशन और बिजनेस भी आपस में हमें एक दूसरे से मिलता जुलता यहां नजर आएगा, लेकिन इन तीनों में अपने आप में डिफरेंस होता है। प्रोफेशन बेसिकली होता है, अगर कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्लम्बर है, अगर वो खुद का काम करता है, मान लीजिए कोई डेंटिस्ट हो गया, कोई प्लम्बर हो गया, कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, जो किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहा, उसका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन वो कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा। आपने कॉल किया, भैया हमारे यहाँ घर पे नल खराब हो गया, प्लम्बर को आपने कॉल किया, प्लम्बर आता है, आपसे कुछ चार्ज करता है, उसका प्रोफेशन है वो। ये आ गया साथियों आपका प्रोफेशन। थर्ड पॉइंट हमारा बचता है यहां आपका बिजनेस। बिजनेस को अगर मैं कहूं आपका व्यापार। थर्ड पॉइंट हमारा यहां बचता है, दैट इज योर बिजनेस। एंड बिजनेस को अगर मैं कहूं व्यापार कंसीडर हम करते हैं यहां पे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो हम पढ़ने वाले हैं, वो इस बिजनेस से रिलेटेड है। तो हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देख ली, उसके बाद फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट देखा, प्रोफेशन देखा और बिजनेस को देखा। तो बिजनेस वाले पॉइंट को हमें समझना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस ही शुरू करता है। एक उद्यमी व्यक्ति जो होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होगा, वो किसी के नौकरी नहीं करेगा। अगर आप किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। आप कोई प्रोफेशन भी कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं चलो हम एक मान के चल लेते हैं कि हाँ ठीक है, एंटरप्रेन्योर माना जा सकता है। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर की रियल एंड प्योर डेफिनेशन हमें देखनी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस वाले पोर्शन में ही इंक्लूड होती है। अब यहां से हमारा फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या डिफरेंस है बिजनेस में और एंटरप्रेन्योर में। तो पूरा एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इस डिफरेंस को भी हम समझते हुए चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर से। बेसिक इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। यहां तक हम बैकग्राउंड बेसिक समझ चुके हैं, एक्टिविटीज को हमने डिवाइड कर लिया है, उसमें हमने बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन को देख लिया है। अब हम विधिवत शुरुआत करते हैं हमारी एंटरप्रेन्योर से
कि उद्यमी का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इसकी कुछ मीनिंग्स देखेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशंस पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग्स के बारे में बात करते हैं और एक एक लाइन को पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। देखिए, entrepreneurship may be defined as the visualization and realization of new ideas। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो एक वर्ड बार बार हमें यहां देखने को मिलने वाला है, एंड दैट इज न्यू आइडियाज, नए विचार। और ये ही कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करता है एंटरप्रेन्योर में और एक बिजनेसमैन में। बेसिकली अगर बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेस वो भी करता है, पैसा वो भी कमाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो करता क्या है, जो पहले से स्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, जो पहले से स्टैब्लिश्ड आइडियाज हैं, उनको कॉपी करता है और अपना बिजनेस करता है। वहीं अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली नए बिजनेस, बिल्कुल जो अभी मार्केट में है ही नहीं, कुछ नई एंटीक चीजें लेकर आते हैं, इन्हें हम एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो विजुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ न्यू आइडियाज, इंसाइटफुल इंडिविजुअल्स हु आर एबल, जो कि एबल हैं टू यूज इंफॉर्मेशन एंड मोबिलाइज रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट देयर विजन। देखिए, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन या फिर मैं कहूं बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है यहां एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति होता है, देखिए उस व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस से जो आउटकम निकलता है वो एंटरप्राइज का कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योर की या फिर एंटरप्रेन्योर की, जिसको हम बार बार 2-3 लैंग्वेजेस में बोल लेते हैं, अगर मैं एंटरप्रेन्योर की या फिर यूं कहूं एंटरप्रेन्योर की बात कहूं तो बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि नए नए आइडियाज जनरेट करता है, जिसके दिमाग में कुछ नए एंटीक आइडियाज आते हैं कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बिजनेस कर लूं। और केवल आइडिया आना इज नॉट सफिशिएंट। ध्यान रखिएगा, आइडिया आ गया, आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो कोई बिजनेस नहीं हुआ। आइडिया भी आते हैं और वो इंफॉर्मेशंस को और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज मतलब मूव करता है, इधर से उधर वो मूव करेगा, इन्हें यूज करेगा और एक नया बिजनेस अपने विजन को सेटल करने की यहां कोशिश करेगा। तो आप इस डेफिनेशन को या फिर इस मीनिंग को एक बार नोट डाउन करें, देन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट मीनिंग। चलिए साथियों, अब बात करते हैं कुछ और मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में ही। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली द एबिलिटी। देखिए, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, आइडियाज किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं। आइडिया मेरे दिमाग में भी आ सकते हैं, आइडिया आपके दिमाग में भी आ सकते हैं। आइडिया आना इज नॉट अ बिग डील, बट उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना और उसके लिए रिस्क को बेयर करना इज अ बिग डील। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली होते क्या हैं? एंटरप्रेन्योरशिप इज एबिलिटी, वो एक क्षमता है। अगर मैं कहूं एबिलिटी इज दैट क्षमता। उद्यमिता लाभ की आशा में समाज और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन पर एक व्यवसाय स्थापित करके एक व्यवसाय इकाई शुरू करने के विचारों को वास्तविकता में अनुवाद करने की क्षमता है। बेसिकली आइडियाज आते हैं, हमें हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है, हमारे अंदर एबिलिटी भी है कि हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं, नॉलेज भी है, लेकिन केवल नॉलेज होना, केवल एबिलिटी होना, केवल हमारे अंदर नए आइडियाज आना सफिशिएंट नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? इन्हीं आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, या मैं यूं कहूं कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो इसे रियलिटी बनाता है। और रियलिटी कैसे बनाता है? सेटिंग अप अ बिजनेस ऑन ग्राउंड, मतलब धरातल पर बिजनेस शुरू करके। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल मन में सोच लिया कि हाँ भाई मुझे कोई बिजनेस करना है, बहुत दिमाग है मेरे अंदर, बहुत सारे न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं मेरे पास, बट मैं कर नहीं रहा, इनिशिएशन नहीं ले रहा, इनिशिएट नहीं कर रहा उसको, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? उन सभी आइडियाज को बेसिकली रियलिटी में कन्वर्ट करता है और ग्राउंड पे एक बिजनेस स्टैब्लिश करने की वहां कोशिश होती है।
देखिए आगे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चीजें कैटेगराइज की जाती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू अ सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात यहाँ ये करनी है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बेसिकली एक सिस्टम होता है साथियों। इट रेफर्स टू अ सिस्टम। एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है, एंटरप्रेन्योरशिप वो सिस्टम होता है दैट इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूड किए जाते हैं, एंड पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एक्शंस they described policy outcome of this system is increased level of entrepreneurial activities. बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप अगर मैं कहूँ तो एक सिस्टम होता है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर होता है, हम गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इस पूरे सिस्टम में जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी कुछ होता है, उसका एक आउटकम हमें यहाँ देखने को मिलता है। चलिए ये आपने बात करी हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में। एक बेसिक मीनिंग समझने की यहाँ कोशिश हुई थी हमारी कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता क्या है। हम बिजनेस एक्टिविटीज से चले थे, हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें फर्दर अभी यहाँ कुछ देखना नहीं है, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गए थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी को साथियों हमने फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट, दैट सेकेंड वन इज योर प्रोफेशन एंड द लास्ट वन इज योर बिजनेस। और चूंकि एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं बिजनेस ही करता है, तो हम उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमने एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेसिक मीनिंग समझा है। अभी तक भी अगर मीनिंग नहीं समझ में आया एंटरप्रेन्योर का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन पूरी डेफिनेशंस में हम अब डेफिनेशंस की बात करेंगे। यहाँ पे मीनिंग हम समझ चुके हैं, डेफिनेशंस के थ्रू भी हम एंटरप्रेन्योरशिप को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगर आप डेफिनेशंस देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो पहली डेफिनेशन है, अगर हम उसको रीड आउट करते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अंडरस्टूड एज अ इकोनॉमिक प्रोसेस। देखिए एंटरप्रेन्योर को अगर मैं पहली बात करूं तो एक इकोनॉमिक प्रोसेस की तरह समझा जा सकता है। अभी हमने एक्टिविटीज देखी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां देखी थी। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक प्रोसेस। एक इकोनॉमिक प्रोसेस के थ्रू इसको देखा जा सकता है, वेयर एन आइडिया इज जनरेटेड, जहां पर कोई आइडिया जनरेट किया जाता है। एक एक वर्ड को, सेंटेंस को समझते हुए चलेंगे, डेफिनेशन अपने आप में बहुत क्लियर हो जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अंडरस्टूड एज एन इकोनॉमिक प्रोसेस। एक इकोनॉमिक प्रोसेस के तहत इसको समझा जा सकता है, वेयर एन आइडिया, जहां पर एक आइडिया जनरेट होता है और एन अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड। केवल आइडिया जनरेट नहीं होगा, एक अपॉर्चुनिटी भी यहां पर हम क्रिएट करेंगे, रिफाइंड, डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड व्हाइल एक्सपोज टू अनसर्टेनिटी। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, while exposed to uncertainty to realize a profit by effective utilization of resources। अगर मैं इस पूरी परिभाषा को एक सार समझने की कोशिश करूं तो बहुत सिंपल सी बात ये आती है एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहली बात हमें ये समझनी है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्थात आर्थिक गतिविधि है। यहां तक हमारी बात क्लियर होती है। इकोनॉमिक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है? इसमें आइडियाज जनरेट किए जाते हैं, नए नए आइडियाज लिए जाते हैं, और केवल आइडियाज जनरेट नहीं किए जाते, अपॉर्चुनिटीज को भी देखा जाता है कि अच्छा इस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी है, हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, यहाँ अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज को भी देखा जाता है, और न केवल अपॉर्चुनिटीज को देखा जाता है, रिस्क ली जाती है। अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि हमारा बिजनेस, हमारा स्टार्टअप जो है वो फेल भी हो सकता है, हमें बहुत बड़ा लॉस भी लग सकता है। इस अनसर्टेनिटी को बने हुए रहने देते हैं। ठीक अनसर्टेनिटी है हमारे सामने, फिर भी हम रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कोशिश की जाती है। रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का किया जाता है, और इस यूटिलाइजेशन से आउटपुट लिया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की। चलिए कुछ और डेफिनेशंस भी देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की।
अभी साथियों हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की, अब हमें बात करनी है एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप तो हमें समझ में आ गई, वो पूरी प्रोसेस एक इकोनॉमिक प्रोसेस होती है जिसमें एक व्यक्ति को आइडिया जनरेट होता है, फिर वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है, ढूंढता है, उन्हें ग्रैब करने की कोशिश करता है, फिर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है, यूटिलाइज करता है, रिस्क होती है लेकिन फिर भी रिस्क को वो लेता है और एंड ऑफ द डे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करने की वहां से कोशिश करता है। करता कौन है? ये तो प्रोसेस है, इसे करेगा कौन? कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग करेगा। इसी ह्यूमन बीइंग के बारे में हम यहां बात करेंगे। बेसिकली देखिए, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एक पर्सन है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हु कन्विंसेस द आइडियाज, मतलब कोई भी व्यक्ति जो आइडिया कन्विंस करता है। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है कि क्यों ना, कई बार आपके दिमाग में भी आया होगा, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं कुछ फास्ट फूड खाने के लिए, तो अक्सर हमारे दिमाग में यही विचार आता है कि ये फास्ट फूड वाले भैया दिन में कम से कम 100 से 200 प्लेट बेच देते हैं, एक प्लेट अगर 50 रुपए की होती तो हम कैलकुलेशंस करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट होता है, जनरेशन होती है। जिस पर्सन को ये आइडिया आते हैं, जो पर्सन इस आइडियाज को कन्वे करता है, दैट पर्सन इज नोन एज योर एंटरप्रेन्योर। हु डिस्कवर्स द अपॉर्चुनिटी, वह व्यक्ति जो अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करता है। भाई अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? आपने देखा होगा अभी कोविड आया था, कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम रही थी। सैनिटाइजर्स चाहिए, मास्क चाहिए बड़े लेवल पे। तो हो सकता है ऐसे टाइम में कोई व्यक्ति हो जिसको लगे कि क्यों ना अब मैं सैनिटाइजेशंस का या सैनिटाइजर्स का बिजनेस सेटअप कर लूं। कहीं ना कहीं उसने अपॉर्चुनिटी देखी है। जैसे हमें लगता है कि इस वक्त इस चीज की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो क्यों ना मैं उसी का बिजनेस यहाँ स्टार्टअप कर लूं। तो इसी तरह से एंटरप्रेन्योर भी क्या करता है, इन्वायरमेंट से वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, अरेंजेस ऑल द रिसोर्सेस, सारे रिसोर्सेस को अरेंज करता है, जैसे सच एस मैन पावर, मटेरियल एंड कैपिटल रिक्वायर्ड टू गिव शेप टू आइडिया और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है। सपोज मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा स्टार्टअप कर लूं, और केवल आइडिया तक लिमिटेड नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करेगा कि आसपास में इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी क्या चल रही है। सपोज गवर्नमेंट ने अगर प्लास्टिक बैग को बैन किया है, तो क्यों ना मैं पेपर बैग बनाना शुरू कर दूं। और केवल अपॉर्चुनिटी तक सीमित नहीं रहेंगे, हम रिसोर्सेस को भी एलोकेट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उनको यूटिलाइज करेंगे ताकि हमें बेस्ट टू बेस्ट या मैक्सिमम प्रॉफिट हमें वहां से मिल सके। तो बेसिकली ऐसे व्यक्ति को ही उद्यमी या फिर मैं यूं कहूं एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर को अगर मैं हिंदी में बात कहूं तो उद्यमी कहा इसे जाएगा। वहीं बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो एक फंक्शन हो जाता है। अभी हमने डेफिनेशन की बात करी थी। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, एक इकोनॉमिक प्रोसेस है या फिर एक फंक्शन है। जो व्यक्ति करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, और जो प्रोसेस होती है उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो यहां तक हमारी चीज बिल्कुल कंप्लीट है। आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, एन एंटरप्रेन्योर कन्विंस द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, एक बिजनेस शुरू करने का वो आइडिया कन्विंस करता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है बेसिकली ही परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है टू गिव शेप टू बिजनेस, एंड व्हेन बिजनेस गेट्स अ प्रॉपर शेप इट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। देखिए, तीनों चीजें यहां कंप्लीट हो जाती हैं। एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो ऐसा काम करता है, एंटरप्राइज वो प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस आ जाती है, और एंटरप्राइज वो आउटकम आ जाता है। देखिए, एन एंटरप्रेन्योर कन्विंस द आइडियाज। एंटरप्रेन्योर मतलब वह व्यक्ति। चलिए इन तीनों शब्दों को समझ लेते हैं डिटेल में। एंटरप्रेन्योर मतलब वह व्यक्ति, एंटरप्रेन्योर मतलब पर्सन, वह व्यक्ति जिसके दिमाग में आइडिया आता है एक बिजनेस को सेट करने का। ही परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज, एक्टिविटीज मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी एक्टिविटीज वो करता है, और इसका आउटकम क्या होता है साथियों? एंटरप्राइज का आउटकम होता है। इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसे नोट डाउन करें। चलिए, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब एक इमेज की हेल्प से हम इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये आपके सामने बोर्ड पे एक इमेज है, आपको नजर आ रही होगी। आप इस इमेज को देखें तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, और एंटरप्रेन्योर की हम बात करें, एज आई सेड पर्सन, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पर्सन होता है। फिर बात करें साथियों हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, जहां पे शिप वर्ड आ जाए, दैट इज योर प्रोसेस। और एंटरप्राइज की बात करें तो एंटरप्राइज विल बी योर आउटकम। ये तीन बेसिक चीजें हैं, तीन बेसिक टर्म्स हैं जो हमें यहां देखने को मिलेंगी। बार बार हम इन तीनों टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। आगे पूरा जितना भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जितना भी सिलेबस है, जितनी भी चीजें हैं, ये तीनों चीजें बार बार रिपीट होने वाली हैं। तो इनका मीनिंग और इनका डिफरेंस हमें यहां बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप एक बार इसे नोट डाउन करें। चलिए साथियों, उम्मीद है आपने इसे नोट डाउन किया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन, या फिर एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, तब हमने डिस्कस किया था कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के अमूमन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो बेसिक डिफरेंस नहीं समझ पाते एक बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योर में। हम अक्सर एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं, लेकिन एक बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में हम डिफरेंस नहीं कर पाते। और जब तक हम ये डिफरेंस क्लियरली नहीं समझ पाएंगे, तब तक एंटरप्रेन्योरशिप हमें कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। चलिए इस पूरे डिफरेंस को यहां समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक डिफरेंस होता क्या है, और इस डिफरेंस को हम एक टेबल की फॉर्म में नहीं समझेंगे, हम राइटिंग में नहीं समझेंगे। इस इमेज की हेल्प से हम इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। और डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस हमें समझना है एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए इस इमेज को पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आपको फ्रेंड्स यहां पे दो चीजें नजर आ रही होंगी। एक हमने लिया है बिजनेसमैन एंड द सेकेंड वन इज योर एंटरप्रेन्योर। इन दोनों के बीच में हमें बेसिकली डिफरेंस देखना है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये समझना है। देखिए आपको एक वाटरमेलन यहां नजर आ रहा होगा, एक तरबूज यहां नजर आ रहा होगा। यहां भी सेम वाटरमेलन है, यहां भी सेम हमें वाटरमेलन नजर आ रहा है। एक बिजनेसमैन क्या करेगा, किसी खेत से, किसी किसान से एक तरबूज खरीदेगा। छोटी सी स्टोरी है, सुनिए, डिफरेंस क्लियर होता है यहाँ पे। एक बिजनेसमैन, सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए कोई बिजनेसमैन है, व्हाट ही विल डू, ही विल परचेज अ वाटरमेलन ऑफ $1। एक किसान से, खेत से, कहीं से भी $1 का एक वाटरमेलन वो खरीदेगा, एक स्टॉल लगा लेगा। मान लीजिए उसने कोई स्टॉल लगा लिया, एक स्टॉल वो यहां लगा लेगा, और स्टॉल में इसी वाटरमेलन को कट करके $1.5, या फिर अगर हम बात करें इंडियन रुपी में ₹1.5 में वो बेचना शुरू कर देगा। सिंपल सी प्रोसेस है। बिजनेसमैन है, मिस्टर ए है, वेंट टू द फार्मर, ही परचेस्ड सम वाटरमेलन्स, और एक स्टॉल में उस वाटरमेलन को बेचना उसने शुरू कर दिया। दिस इज बेसिकली बिजनेस, दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये एक बिजनेस कहलाएगा। वही बात करें हम एंटरप्रेन्योर की, देखिए सेम मिस्टर ए हैं, इन्होंने वाटरमेलन परचेस किया $1 का। वो सेम किसान के पास जाते हैं, बोले भैया वही वाटरमेलन आप हमें दे दो $1 में। वाटरमेलन ये परचेस करके लाते हैं। इस बार इन्होंने डायरेक्ट वाटरमेलन नहीं बेच रहे, इन्होंने क्या किया, कुछ प्रोसेस किया और वाटरमेलन से वाटरमेलन जूस बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखेंगे डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि वाटरमेलन को एज इट इज बेच रहा है बिजनेस, मतलब कोई एक्स्ट्रा कुछ इनोवेटिव चीज नहीं कर रहा। वहीं दूसरी ओर अगर एक एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करें तो एक वाटरमेलन को परचेस करता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस वो कर रहा है। अगर उसने कोई मशीनरी खरीदी है, कोई भी प्रोसेस उसने की है, मिक्सी यूज किया है, उसने जूस यहां बना लिया। और देखिए वाटरमेलन वो $1.5 में, हालांकि यहाँ डॉलर है, चलिए अपन इसको रुपए में बात कर लेते हैं, $1.5 में बेच रहा था। $1 का खरीदा, $1.5 में बेचा, 50 पैसे प्रॉफिट कमाया। लेकिन इस जूस को उसने $5 में बेचा। अब क्वेश्चन ही आएगा दिमाग में कि जूस को कोई क्यों खरीदेगा $5 में। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। आपको जब कोई नई चीज दिखती है, कुछ यूनिक चीज दिखती है, आप बोलेंगे कि जूस तो यूनिक नहीं है, हमने तो बहुत बार देखा है।
लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि अभी तक तो केवल वाटरमेलन ही बाजार में आते थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, केवल वाटरमेलन या केवल फ्रूट्स आपको मिलते हैं बाजार में, जूस नहीं मिलता। और एक दिन आप मार्केट में जाते हैं और आपको वहां फ्रेश जूस दिखता है, आप 5 की जगह 10 रुपया भी वहां देने को तैयार हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और इस प्रोसेस को फॉलो करने वाला जो व्यक्ति से करता है, दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। चलिए आप इसे नोट डाउन करें एक बार, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस को समझने के लिए। चलिए, उम्मीद है आपने इस ग्राफिक्स की हेल्प से डिफरेंस बहुत बेटर तरीके से समझा होगा। अब हम एक टेबल की हेल्प से और डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है बेसिकली हमारे एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में। देखिए, यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रही होगी जहां पे एक साइड हमें एंटरप्रेन्योर दिखता है और दूसरी तरफ हम देखें तो हमें यहाँ पर बिजनेसमैन नजर आ रहा है। कुछ 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, जिन 5 पॉइंट्स की हेल्प से हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूं तो इसके पास यूनिक आइडियाज होते हैं। भाई वाटरमेलन खरीदा दुकानदार से नहीं, सॉरी, फार्मर से, और उसको जूस बना के बेच रहा है। यूनिक आइडिया जो अभी तक है नहीं, हम कुछ हटके आइडिया लेकर आते हैं एंटरप्रेन्योर में। बिजनेसमैन की बात करेंगे तो एग्जिस्टिंग वंस, वही पुराने आइडियाज, जो चीज ठीक है पहले से चल रही हैं, हम उसी का बिजनेस करेंगे। एक मेजर डिफरेंस ही आता है। दूसरा डिफरेंस बात करें, वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को बदलना चाहते हैं। काफी लोग नहीं बदल पाते, केवल बातें करते रह जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रिस्क लेते हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया को बदल भी देते हैं। वांट टू चेंज द वर्ल्ड। सोच के देखिए, किसने सोचा होगा सबसे पहले कि ऐसा कोई डिवाइस आएगा जिससे आप एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पर आप इजीली बात कर पाएंगे। किसने पहली बार इमेजिन किया होगा कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब आएगा। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं। वॉन्ट्स टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को बदलना चाहते हैं। बिजनेसमैन क्या चाहते हैं, केवल हमें प्रॉफिट चाहिए भैया, हमें बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, आप तो हमें प्रॉफिट दे दो, दैट्स इट। दो डिफरेंस हमें समझ में आते हैं। द थर्ड वन इज टेक्स ऑन क्रेजी रिस्क। क्रेजी रिस्क लेने को तैयार होते हैं, पता है कि बहुत रिस्क है। आपने अगर एक मूवी आई थी, बेबी मूवी देखी होगी, जिसमें रॉ के एजेंट्स को दिखाया गया है, वहां आपने जो उसमें कैरेक्टर है अक्षय कुमार का, उससे सुना होगा कि अगर 1% भी होता है तो भी मैं रिस्क लेता हूं। अगर किसी मिशन में सक्सेस 1% भी है तो भी मैं उस मिशन को कंप्लीट करता हूं। ठीक इसी तरीके से हमारे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो थोड़े से रिस्की, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। क्रेजी रिस्क वहां लेने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर बिजनेसमैन की बात करूं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोची समझी रिस्क की, ठीक है इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना प्रोसेस करेंगे, इतना कुछ मिल जाएगा, अपने हाथ में कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं मार्केट लीडर बनने की कोशिश की जाती है किसके द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा। बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ये सोचता है कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा बनाऊं, मैं रिस्क लूं, कोई नई चीज इन्वेंट करूं जिससे मैं पूरे मार्केट का लीडर बन जाऊं, सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट आए। और सबसे पहले जब उसका प्रोडक्ट आएगा तो बाकी लोग इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, नकल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो मार्केट लीडर बनने की कोशिश करता है। बिजनेसमैन मार्केट प्लेयर बनने की कोशिश करता है, बोले नेतागिरी नहीं करनी, मुझे नहीं बनना कोई लीडर वगैरह, मुझे तो मार्केट से जितना मिल जाए मैं उतना उठा लूं यहां से। अगली बात करते हैं, अनकन्वेंशियल बिजनेस मेथड्स इसके होते हैं। और अगर बिजनेसमैन की बात करें तो कन्वेंशियल बिजनेस मेथड इसके पास होते हैं। तो बेसिकली साथियों ये डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर में और एक बिजनेस में। हालांकि ऐसे कोई क्वेश्चंस हमारे यहाँ आज तक पुट नहीं किए गए हैं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ समझ में आनी चाहिए कि अगर हम एंटरप्रेन्योर के बारे में फर्दर स्टडीज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है एक बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में। चलिए आगे बात करते हैं। हमने जहां बिजनेस को और एंटरप्रेन्योर को अलग करके देखा, वहीं अब हमें एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय को भी अलग करके देखना होगा। तो बहुत ही शॉर्ट में, डिटेल में एक छोटा सा डिफरेंस अगर मैं कहूं कि क्या फर्क होता है एक एंटरप्रेन्योर में और क्या फर्क होता है एक एम्प्लॉय में, बहुत सिंपल सी बात यह है कि एक एम्प्लॉय जो होता है वो 9 से 12 जॉब करेगा। 9 से 12 नहीं, 9 से
5 जॉब करेगा, ठीक है, हाफ डे भी हो सकता है, कोई 9 से 12 जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। एम्प्लॉय बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में जॉब करेगा और पैसा अर्न करेगा। वहीं दूसरी ओर एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे के अंडर में जॉब करना नहीं चाहता, मार्केट लीडर बनना है उसको, तो कुछ एंटीक यूनिक आइडियाज होते हैं उसके पास, तो वो खुद कोई ना कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश करता है और उसके अंडर में फिर एम्प्लॉयज काम करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या डिफरेंस है। टू अर्न अ लिविंग एवरी इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जीवन जीने के लिए या फिर लिविंग मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमें जो पैसा चाहिए, उसके लिए हर इंडिविजुअल को कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। बहुत सिंपल सी यहाँ बात हमें समझ में आती है। सम सेल गुड्स, कोई गुड्स बेचता है, कोई सर्विसेज बेचता है। सम अर्न बाय गिविंग प्रोफेशनल एडवाइजेस, कोई प्रोफेशनल एडवाइस देके पैसा कमाते हैं। सम डू वर्क्स फॉर अदर्स एंड सो ऑन। भाई कोई तो कुछ बेचेगा, कोई सर्विसेज बेचेगा, कोई गुड्स बेचेगा, कोई कंसल्टेंसी फर्म चलाएगा, कोई किसी के लिए भी काम कर सकता है। बेसिकली पैसा हमें कमाना है। Those who serve themselves and earn their living by working for themselves are known as entrepreneurs। जो व्यक्ति खुद के लिए काम करता है, खुद के लिए काम करेगा, खुद के लिए पैसा कमाएगा, किसी बॉस के अंडर वो काम नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को बेसिकली साथियों एंटरप्रेन्योर यहां कहा जाता है। वहीं एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड आर दोज हु वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए बेसिकली काम करते हैं। खुद के लिए काम नहीं करेंगे, दूसरों के लिए काम। देखो काम तो खुद के लिए किया जाएगा, पैसा तो आपको कमाना है, लेकिन आप किसी और के यहाँ काम करते हैं। Who renders their services to another person in return for a reward called salary or wages, they are known as employees। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है आपके एंटरप्रेन्योर में और आपके एम्प्लॉयज में। चलिए यहां तक हमारी स्टोरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगला टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक कहना ठीक नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं अगला सब टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अभी तक फ्रेंड्स हमने बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझने की कोशिश की है, इसकी डेफिनेशंस को देखा है, इसकी मीनिंग्स को समझा है, डिफरेंस समझने की कोशिश की है एक बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है, एक एंटरप्रेन्योर में और एक एम्प्लॉय में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, ये यहाँ हमने समझने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स या मैं यूं कहूं नेचर क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत ही सिंपल से पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं चलने वाले। अगर केवल हम पॉइंट्स भी देख लें तो भी हमें बहुत बेहतर तरीके से ये पॉइंट्स समझ में आते हैं। चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर के बारे में बात करूं, दैट इज योर इनोवेशन। सिंपल एज दैट, इनोवेशन। अगर मैं इनोवेशन की बात करता हूं तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूं। हमने जब एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशंस देखी थी, जब इसकी मीनिंग समझी थी, तो हमने बहुत बेहतर तरीके से ये समझा था कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पुरानी परिपाटी से नहीं चलता है, वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता है। अगर इनोवेटिव आइडियाज की मैं बात करूं तो हमें क्लियर समझ में आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब कोई नई खोज, कोई नई टेक्निक ये लेकर आते हैं। देखिए, बेसिस ऑफ न्यू टेक्निक्स रेदर देन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज। ये ट्रेडिशनल एक्टिविटीज नहीं करते। जहां एक बिजनेसमैन ट्रेडिशनल एक्टिविटी करता था, तरबूज लेकर आता था और बेच देता था, वहीं एक एंटरप्रेन्योर को कुछ नई एक्टिविटी सूझी, कुछ नया इनोवेशन इन्होंने किया। अच्छा, जूस बनाना शुरू करते हैं और उसे बेचना शुरू करते हैं। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका इसका फीचर्स का। सेकेंड पॉइंट की हम यहाँ बात कर लेते हैं। फीचर का जो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, वो रहने वाला है बेसिकली क्रिएटिव। और बहुत ही सिंपल सी बात है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, समझने की कोशिश करें। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपको अपना बिजनेस करना है मार्केट में। आप मार्केट में अगर सेम किसी का, जैसे किसी का मान लीजिए पहले से कोई बिजनेस चल रहा है, उसी को कॉपी कर लेते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं आपके फेल होने के। लोग आपको एक्सेप्ट क्यों करेंगे? लोगों का तो सिंपल सी बात है कि अच्छा ये बिजनेस तो ये भी कर रहा है, आप में ऐसा स्पेशल क्या है? तब आप वहां बोलेंगे कि साहब हम क्रिएटिव लोग हैं,
हमने देखिए बहुत क्रिएटिविटी की है, कुछ ना कुछ नए फीचर्स हमने दिए हैं। हम तरबूज डायरेक्ट नहीं बेच रहे, हम उसका जूस बना के आपको दे रहे हैं। देखिए अभी आपको ऐसा फील होता होगा कि तरबूज का जूस बनाना कौन सा बड़ी बात है, कौन सा क्रिएटिव है। जैसे अभी आपको फील होता है कि फोन कौन सा क्रिएटिव चीज है, ये तो हमेशा से था। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए, कभी ना कभी एक ऐसा टाइम भी रहा होगा जब लोग ये बातें करते थे कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि हम यहाँ बैठे किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकें। कभी ना कभी 90s 50s 60s में कुछ ना कुछ तो लोग ऐसा डिस्कस करते होंगे। और फिर देखिए ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया, तो अपने आप में उस टाइम तो ये क्रिएटिविटी थी। आज ये नॉर्मल हो गया, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी थी। अगली बात करते हैं, प्रोवाइड्स लीडरशिप रेदर देन ओनरशिप। ये ओनरशिप की बात नहीं करते कि ये मेरा है, स्वामित्व की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे लीडरशिप की। मैं आपको लीडरशिप देता हूं, आप ये कीजिए। देखिए हमने जब एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस समझा था, तो वो मार्केट के लीडर बनने की कोशिश करते हैं। इन द सेम सेंस ये लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, ऑनरशिप प्रोवाइड नहीं करते हैं, या फिर ऑनरशिप पे इतना ध्यान नहीं देते जितना ये लीडरशिप पे ध्यान दिया जाता है। अगली बात करते हैं, रिस्क बेयरिंग। बहुत सिंपल सी बात है, जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी तो वहां हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप में एक रिस्क है। मान लीजिए मैं कोई नया बिजनेस सेटअप करता हूं और वो मेरा बिजनेस ज्यादा नहीं टिके, नहीं चले, बंद होने की बहुत रिस्क है। फिर भी एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इन रिस्क को उठाता है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स अर्न करने की कोशिश करता है। देखिए सिंपल सा इसका कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज योर रिस्क बेयरिंग, अर्थात जोखिम वहन करता है। कौन वहन करता है? एंटरप्रेन्योर वहन करता है। द फिफ्थ वन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योर अपने आप में अपॉर्चुनिटीज को, देखिए ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज। बहुत सिंपल सी बात है, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बेसिकली अपने आप में नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे मैंने मास्क और सैनिटाइजर का एग्जांपल लिया कि कोविड आया, अब पता चला हमें कि लोगों को बहुत ज्यादा सैनिटाइजर्स की जरूरत है, तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं ग्रैब करने की कोशिश की। वही एक एंटरप्रेन्योर हमारा यहाँ पे करता है। आगे बात करें इसकी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड नहीं होता, बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है, ये लोगों के ऊपर बेस्ड नहीं होता, इसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स यहाँ होते हैं। चलिए साथियों, इतनी चीजें हमें यहाँ क्लियर समझ में आती हैं, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन समझ में आती हैं, एंटरप्रेन्योर की मीनिंग समझ में आती है, डिफरेंस समझ में आता है, कैरेक्टरिस्टिक भी कहीं ना कहीं हमने समझ लिए। अब बात आती है हमारी, इससे हमें फायदा क्या होता है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप जीवन में लगभग 99%, 1% एक्सेप्शंस हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में 99% केवल वही काम करना पसंद करेंगे या फिर वही काम करेंगे जिससे आपको या फिर आपकी फैमिली को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई ना कोई बेनिफिट मिलता हो। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको बेनिफिट नहीं मिलता हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप का, या फिर एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप में बेनिफिट्स होंगे, उसका भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा। आप देखिए नए नए कौशल विकास योजना, ये जो नई नई स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट लेके आती है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप इतना ही बुरा होता तो क्यों लेकर आती? गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस नजर आया होगा। उस पूरे इंपॉर्टेंस को हम यहाँ कुछ पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसके ऊपर यहाँ डिस्कशन करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, कभी इकोनॉमिक्स के लेक्चर होगा तब आप जीडीपी को बहुत बेहतर समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करता है, उसमें हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। अगर जीडीपी समझना ही चाहते हैं तो एक नॉर्मल सी बात यहाँ ये समझ लीजिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब सकल घरेलू, जो हमारे घरेलू उत्पाद होते हैं, प्रोडक्शन जो पूरा देश में एक साल भर में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। आगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होगा, वो एक अलग चीजें हैं। बेसिकली एक पूरे साल में हमारे देश में, कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है हम उसे जीडीपी के नाम से जानते हैं।
अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर है, जो नया बिजनेस करेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करेगा ही, या तो सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा या कुछ ना कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली प्रोडक्शन करेगा वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति जब प्रोडक्शन करेगा तो कंट्रीब्यूशन किस में करेगा? बहुत सिंपल सी बात है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप लीड्स टू इंक्रीज इन जीडीपी, ये जीडीपी को इंक्रीज करेंगे। By organizing production, it result in increasing in the value of GDP। डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली करो, कैसे भी करो, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं हमारे, वो जीडीपी को इंक्रीज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, दूसरे इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो ये भी बहुत सिंपल से इंपॉर्टेंस है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कैपिटल फॉर्मेशन का अर्थात पूंजी का निर्माण होता है। एंटरप्रेन्योर्स यूज देयर ओन सेविंग्स एंड इनकरेज देयर फ्रेंड्स रिलेटिव्स टू सेव एंड इन्वेस्ट इन बिजनेस। देखिए एक व्यक्ति अगर नया बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। हो सकता है वो खुद का जो उसने कुछ भी सेविंग कर रखी हो उसे इसमें डाले, या फिर अपने फ्रेंड्स को या फिर अपनी फैमिलीज को इनकरेज करें कि आप भी अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करें, और जैसे ही पैसा इन्वेस्ट होने लगेगा धीरे धीरे कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने लग जाएगी। इट मींस आपका जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मैं कहूं कहीं ना कहीं कैपिटल को बढ़ाने में भी हमें हेल्प करता है। अगली बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर नया बिजनेस स्टैब्लिश करेगा, नया एंटरप्राइज स्टैब्लिश करेगा, तो रोजगार तो बढ़ेगा। एक व्यक्ति, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन कभी भी किसी बिजनेस को 100% कैरी आउट नहीं कर सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर किसी पर्सन को कोई बिजनेस कैरी आउट करना है तो वो किसी ना किसी व्यक्ति को तो एम्प्लॉयमेंट देगा ही देगा, और इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम यहाँ पर वो करता है। इनडायरेक्ट का समझ लीजिए, एग्जाम्पल एक बार बात कर लेते हैं इसका। मान लीजिए मैंने कोई एक नया स्टोर खोला है कपड़ों का। अब सिंपल सी बात है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मैं मेरे स्टोर में 1, 2 या 3 लोगों को वहाँ एम्प्लॉय करूँगा ताकि वो कस्टमर्स को कपड़े दिखा सकें, कस्टमर्स के साथ डील कर सकें। हो सकता है मैं किसी कैशियर को भी रख लूँ। तो मैंने मेरी वजह से 4 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए। अब देखिए मैं जिससे कपड़ा परचेस करूँगा उसे अब बल्क में ऑर्डर मिलना शुरू होगा, उसे कपड़ा तैयार करना पड़ेगा। तो पहले जहां उसके पास 2 टेलर हुआ करते थे, अब 5 टेलर होने लग जाएंगे। तो डायरेक्टली तो मैंने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई, साथ ही साथ इनडायरेक्टली भी मैंने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है। बहुत सिंपल सी बात है, रिलेट करता है आपके थर्ड पॉइंट के साथ में कि केवल आप अगर एक व्यक्ति, अगर आपने बिजनेस साइकिल के बारे में सुना हो, देखिए पहिया जब घूमता है ना तो बहुत तरीके से घूमता है और एक से दूसरा व्यक्ति कनेक्टेड होता है। जब एक व्यक्ति कोई नया एंटरप्राइज स्टार्ट करता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो इसकी वजह से और भी बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट होते हैं। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। मान लीजिए मैंने कपड़े का स्टोर खोला है, अब कपड़े का स्टोर में मुझे एसी भी लगाना पड़ेगा, मुझे ग्लास भी लगाना पड़ेगा, तो इससे दूसरे लोगों का बिजनेस भी बढ़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें एक इंपॉर्टेंस नजर आता है। इंप्रूव्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी, बहुत सिंपल सा पॉइंट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आपकी वजह से दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आपका बिजनेस बड़ा बनता है, आपके बिजनेस की वजह से दूसरे 10 और बिजनेस स्टैब्लिश हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक बूम आता है, एक साइकिल घूमती है और इकोनॉमी एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ यहां चलती है। तो ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है आपका। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी बहुत बूम आता है। जैसे अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी तो बहुत सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड की वजह से हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, हम सप्लाई बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं से हमें डिमांड करनी पड़ेगी, और ये पूरा एक सिस्टम बनता जाएगा जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यहाँ तेजी से चलने लगेंगी। देखिए साथियों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए।
अभी तक हमने जो भी 6 पॉइंट समझे बहुत सिंपल से पॉइंट थे, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। दिस इज ग्रोथ ऑफ लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय समुदायों का विकास। ये क्या चीज है समझिए। मान लीजिए मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और वो बिजनेस जो है उसका प्लांट मैंने लगाया है किसी गांव में। अब शहरों में तो हम प्लांट लगाते नहीं, मैंने किसी न किसी गांव में प्लांट लगाया है, तो आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली, उस प्लांट पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत से एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। हो सकता है मैंने प्लांट को चलाने के लिए 15 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो एम्प्लॉयमेंट दूं वो इसी गांव से दूं। मैं किसी को दूर से क्यों मंगवाऊं, यहां मुझे सस्ते लेबर मिल जाएंगे, लोगों को ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा। तो इससे मैं ये देखता हूं या ये समझ सकता हूं कि जो लोकल कम्युनिटी है मेरी, उसमें ग्रोथ होता है। पढ़ते हैं इसको, समझते हैं अच्छे से। फॉर द ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड रीजन्स एंड सेक्टर्स, गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग सेटिंग अप स्मॉल स्केल एंटरप्राइज इन दीज एरियाज। भाई गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आप जितने भी नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, छोटे बिजनेस, लघु उद्योग आप शुरू करते हैं, आप कोशिश कीजिए आप ऐसे एरियाज में उन्हें स्टैब्लिश कीजिए, गांव में स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, या फिर ऐसे एरियाज में स्टैब्लिश कीजिए जहां पे लोग, जो वीकर सेक्शन है, इनको रोजगार मिलेगा। इनको रोजगार मिलेगा तो इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज या इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी। जब इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक होंगी तो पढ़ाई में ये ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे इनके बच्चे, एजुकेशन इनको मिलने लगेगी। तो इनडायरेक्टली कहूँ या डायरेक्टली कहूँ, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो लोकल कम्युनिटीज के ग्रोथ में हमें बहुत हेल्प करती है। अगला इंपॉर्टेंस, बूस्टिंग द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेयरिंग। देखिए, साहस की भावना को, प्रयोग की भावनाओं को बढ़ाता है। मान लीजिए मैंने कोई बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट किया, अभी तक कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसे स्टार्ट करने की। हो सकता है 2, 3, 4, 5 लोगों के दिमाग में हो कि ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। जैसे आपने एक नाम बहुत बार सुना होगा, MBA चाय वाला। मैं बार बार इस वर्ड को यूज करता हूं, बार बार इस नाम को यूज करता हूं, क्योंकि MBA चाय वाला अपने आप में एक नया एंटरप्राइज ना होकर इसकी वजह से कितने ही लोगों ने ऐसी चाय की स्टॉल स्टार्ट की। अब देखेंगे इंजीनियरिंग चाय वाला, और अब तो बिहार में रिसेंटली मैंने देखा कोई गर्ल है जो कि स्टार्ट कर रही है BBA चाय वाला, ऐसा कुछ नाम करके। आप देखेंगे पहले जो लोग चाय के बिजनेस को बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते थे कि हम कैसे कर सकते हैं, हम तो ग्रेजुएटेड हैं, हम तो ग्रेजुएट हैं, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की, हमने PhD कर रखी, हम कैसे कर सकते हैं, हमें दिक्कत आएगी, शर्म आएगी सोसाइटी में, हम कैसे फेस करेंगे सोसाइटी को। एक व्यक्ति ने शुरुआत की, इसको देखते हुए धीरे धीरे लोगों की जो साहस की भावना थी, जो प्रयोग की भावना थी, और जो कहीं ना कहीं हम कई लोगों में जो हेजिटेशन था वो खत्म होता है। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो अब नए नए स्टॉल्स, नया कोई चाय का स्टॉल या फिर टपरी वगैरह, कितने ही लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो खुद तो रिस्क लेता ही लेता है, साथ ही साथ दूसरों को भी रिस्क लेने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता नजर आता है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंस भी यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। हमने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से समझे, इंपॉर्टेंस भी हमारे इसी के साथ यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो सब टॉपिक है इसमें हम उसके ऊपर आते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रक्रिया क्या होती है, कुछ 6 से 7 स्टेप्स आएंगे, हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, बिजनेस की या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस कहीं नहीं मिलती। आपको कहीं कुछ देखने को मिल सकती है, कहीं कुछ देखने को मिल सकती है, वेराई करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, वेराई करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्डाइज या फिर एक कॉमन प्रोसेस हमने यहाँ तैयार की है। उस प्रोसेस को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुल इसमें 6 स्टेप्स हमें नजर आते हैं। द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस अगर हम देखें, आइडिया जनरेशन से शुरू होती है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस पे आते हैं, देन डेवलपिंग प्लानिंग, प्लान को डेवलप करते हैं, रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं। बेसिकली हमारी जो प्रोसेस है इसकी, वो आइडिया जनरेशन से शुरू होती है और ग्रोइंग बिजनेस पे ये स्टॉप हो जाती है।
आपको एक साइकिल नजर आ रही होगी, आइडिया, फिर नया आइडिया जनरेट होता है, फिर अपॉर्चुनिटीज की तलाश हम करते हैं। तो चलिए इसी पूरी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को क्लियर समझते हुए चलते हैं कि आखिर ये प्रोसेस है क्या। देखिए साथियों, प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप अगर मैं बात करूं, दैट इज योर आइडिया जनरेशन। और कहने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली, यहां कोई ऐसा कुछ खास समझने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको यूनिक बिजनेस करना है, तो कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया पॉपअप करेगा, तभी तो आप नया बिजनेस शुरू करेंगे। एमबीए चाय वाले के दिमाग में भी कभी ना कभी कोई ना कोई आइडिया आया ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि आइडिया जनरेशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे पहला स्टेप होता है इस पूरी प्रोसेस का, अगर मैं कहूं, दैट इज आइडिया जनरेशन। This is the first step in entrepreneurial process and idea can be problem or solution। देखिए आइडिया एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, आइडिया अपने आप में एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। प्रॉब्लम कैसे हो सकता है कि देखिए मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेंशन कर दिया, या फिर हो सकता है मुझे बाजार में नजर आ रहा है कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी पर्टिकुलर फोन के साथ अगर एयरबड्स फ्री नहीं आते, मिलते नहीं है साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, चार्ज नहीं हो पाते, या फिर यूं कहें हमें मोबाइल को चार्जिंग केबल के साथ अटैच करके चार्ज करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। सॉल्यूशन हम इसका चाहते हैं कि हमने एक पोर्टेबल चार्जर बना दिया, या फिर हमने एक ऐसे चार्जर को इन्वेंट कर दिया जिसके ऊपर फोन को आप रख दीजिए, आपको कोई भी गैजेट या कोई भी केबल यहाँ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं साथियों ये आइडिया जनरेशन है, एंड द आइडिया जनरेशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरे स्टेप की बात करते हैं, सेकेंड स्टेप इज योर अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, और ये बहुत जरूरी भी है, बहुत क्रूशियल भी है। मैक्सिमम आइडिया, मेजॉरिटी ऑफ आइडिया जो है वो यहां आकर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। आइडिया तो आ गया मेरे दिमाग में कि हम कुछ ऐसा इन्वेंट करते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्शन करते हैं, फिर हमने देखा साहब मार्केट में इसकी कोई अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं। मान लीजिए मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक ऐसा यूनिक टाइप का कैफे स्टार्ट करूं, और ये आइडिया आया मेरा कोविड-19 की पीक पे। जब कोविड अपनी पीक पे है और मुझे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश करूं, बहुत यूनिक सा कोई फास्ट फूड का बिजनेस। ये आइडिया मेरा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। मुझे क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज को देखना पड़ेगा। अगर अपॉर्चुनिटीज है मेरे सामने, जैसे मैं बार बार इस चीज को मैंने रिपीट किया है, मास्क की और सैनिटाइजर की अपॉर्चुनिटीज अगर हैं तो वो बेस्ट आइडिया है। तो हमें सेकंड स्टेप में क्या करना रहेगा, अपॉर्चुनिटीज यहां देखनी होंगी। द थर्ड स्टेप इज डेवलपिंग प्लान। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आइडिया, कोई भी अपॉर्चुनिटीज या कोई भी काम हम करते हैं, विदाउट प्लानिंग कभी भी कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक बार को हमें लगता है कि हाँ ठीक है चल रहा है काम, लेकिन अगर हमने प्रॉपर वे में प्लानिंग नहीं की तो कभी भी कोई भी नया बिजनेस कभी भी प्रॉपरली नहीं चल सकता। हमें बहुत सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, बहुत एक हमें पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि हमें नया बिजनेस करना है तो करना कैसे है, पूरा एक हम प्लेटफॉर्म उसके लिए तैयार करेंगे। एंड दिस इज योर थर्ड स्टेप, दैट इज डेवलपिंग प्लान या फिर योजना बनाना। चलिए फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, एंड योर फोर्थ स्टेप इज कलेक्टिंग रिसोर्सेज। भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आपने आइडिया भी जनरेट कर लिया, आपने अपॉर्चुनिटीज को भी एनालिसिस कर लिया, आपने प्लानिंग भी बहुत अच्छी कर ली, अब आप बैठे हैं शांति से कि हमने प्लानिंग कर ली, आइडिया जनरेशन हो गया, अपॉर्चुनिटीज में हमने खूब देख ली, भैया अब हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो सोच के देखिए, जब तक आप रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करेंगे, जब तक आप रिसोर्सेज नहीं लाएंगे, कैपिटल नहीं लाएंगे, आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं लाएंगे, आप कोई प्लांट मशीनरी नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप बिजनेस करेंगे कैसे? बिना रिसोर्सेस के कभी भी कोई बिजनेस नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम रिसोर्सेस को कलेक्ट करने वाले हैं, कलेक्टिंग रिसोर्सेस। लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस रिक्वायर रिसोर्सेस, सिंपल सी बात है। कैसे कैसे रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन लेबर हमें चाहिए, मटेरियल चाहिए, और बहुत से रिसोर्सेज आते हैं।
ये रिसोर्सेज होंगे तब ही कहीं ना कहीं हम नया बिजनेस स्टैब्लिश कर पाएंगे। चलिए फोर्थ पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इजी है समझने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब भैया हमने रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर लिए, हमारे पास आइडियाज भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हमने बहुत अच्छे से देख ली, प्लानिंग भी हमने बहुत अच्छी कर ली। अब क्या करें? अब भाई ऑर्गेनाइजेशन बना लो। अब एक छोटा सा संगठन बना लो, छोटा बड़ा जैसा उस एंटरप्रेन्योर को लगता है वैसा बना लीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। तो ये आपका फिफ्थ स्टेप यहाँ आता है। Once the entrepreneur secures the funds and resources, they will launch the company and form a legal entity. मतलब वो कंपनी बना लेंगे, बिजनेस सेटअप कर लेंगे। और सिक्स्थ स्टेज में क्या करेंगे वो लोग? बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि बिजनेस सेटअप कर लेगा और ये सोचेगा कि भैया बस जितना हमें मिल रहा है भगवान की दया से सफिशिएंट है, हम इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। हर व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर आपको कहे या न कहे, वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर ग्रीड होती है कि हमें और इम्प्रूवमेंट करनी है, हमें और ज़्यादा पैसा कमाना है। तो फिर क्या करेंगे? सिक्स्थ स्टेज में दे विल स्टार्ट ग्रोइंग द बिजनेस, अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सिंपल से 6 स्टेजेस हैं। आइडिया जनरेट होगा, हम अपॉर्चुनिटीज को स्कैन करेंगे, फिर हम प्लान बनाएंगे, उसके बाद हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे और फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करेंगे और सिक्स्थ में हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ 6 स्टेप्स आपके एंटरप्रेन्योर की प्रोसेस के यहाँ कंप्लीट होते हैं। चलिए साथियों, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली कितने टाइप का होता है। बहुत सारे टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे। हमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन रिस्क, किस किस पे बेस्ड हैं, और उसके बाद ABCDEFGH ऐसे करके हम टाइप्स को यहाँ देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप की हो सकती है। पहला बेस यहाँ उठा लेते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन रिस्क। रिस्क मतलब जोखिम, जोखिम पर बेस्ड। आप क्या जोखिम ले रहे हैं, किस हिसाब से जोखिम ले रहे हैं, आप कितना ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, इसके बेसिस पर एंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप की हो सकती है। द फर्स्ट वन इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, अभिनव उद्यमिता। देखिए यहाँ हमें 2 चीजें साथ में पढ़नी पड़ेंगी, इनोवेटिव और इमिटेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है आप बिल्कुल ही यूनिक चीज कर रहे हैं। आज से पहले इस चीज के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, किसी को मैं यूं कहूं कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ सकता है। अब बिल्कुल ही एकदम से इनोवेशन ले रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विल बी नोन एज योर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कम्स अप विद न्यू आइडियाज, बिल्कुल नए आइडिया के साथ आता है, दैट इज योर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए इसी में बी पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता नया है, लेकिन एकदम से नया नहीं होता। जो एंटरप्रेन्योर है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे को इमिटेट का मतलब जैसे हम बात करते हैं दोहराना, तो किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को या पहले से कोई आइडिया अवेलेबल होता है उसी को देखकर उसमें कुछ चेंजेस करता है। तो बेसिकली इनोवेटिव हो गया हमारा ए टाइप, और बी टाइप हमारा हो गया इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज अनुकरणीय उद्यमिता। इम्प्लीमेंट करंट टेक्निक्स फ्रॉम विच दे कॉपी, करंट टेक्निक से वो कॉपी करते हैं कहीं ना कहीं। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। द थर्ड वन इज योर फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज कंसर्न विद सच बिजनेसमैन। देखिए फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर बात करनी है तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बिजनेस जो पहले से बिजनेस कर रहा है, वो कोई भी यूनिक चीज अपने बिजनेस में नहीं लाता, कुछ भी नया इनोवेशन नहीं लाता, खुद लाना नहीं चाहता, लेकिन सोसाइटी चेंज हो रही है, कस्टम्स चेंज हो रहे हैं, रिलीजन्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सी अपीयरेंसेस चेंज हो रही हैं, बहुत से आउटर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। इस वजह से उसे जानबूझकर या फिर मजबूर होकर इनोवेशन करना पड़ता है। तो दैट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नोन एज फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप। It is concerned with such business organizations in which the individual owner does not take initiative. ये initiative नहीं लेते भाई,
कोई इनको इनिशिएटिव नहीं लेना, ना कोई नया आइडिया ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। डीलिंग आर डिटरमाइंड बाय कस्टम्स, रिलीजन्स, ट्रेडिंग एंड पास्ट प्रैक्टिसेस। देखिए, कस्टम हो गया, हमारा रिलीजन हो गया, ट्रेडिंग हो गया, पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह हो गया, वो प्रेशर बिल्टअप करते हैं इस व्यक्ति पर ताकि ये नया इनोवेशन करे, ताकि एक नया एंटरप्रेन्योरशिप हमें देखने को मिले। तो ये आता है आपका फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए साथियों, फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप के बाद में हम बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज योर ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप। It is concerned with such business in which owner are satisfied with the existing mode and speed of business activity and show no initiative in changing market leadership या gaining market leadership। देखिए बेसिकली क्या होता है, ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं तो ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप भी कहीं ना कहीं फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप के जैसे से ही होते हैं। ये बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना चाहते, बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, सेटिस्फाइड हैं कि चलिए जो चल रहा है वो सही है, जैसा पैसा हमें मिल रहा है वो ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड, हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। तो इस प्रकार के जितने भी लोग आते हैं ये रिफ्यूज करते हैं, बेसिकली दे रिफ्यूज टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड्स इन स्पाइट ऑफ इनकरिंग रिकरिंग लॉसेस। तो ये आपका ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप आता है। सेकेंड टाइप की बात करें, जो फर्स्ट था वो रिस्क के ऊपर बेस्ड था, सेकेंड टाइप की बात करें दैट इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रकार कितने हो सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें भी सबसे पहली बात करें दैट इज एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। तो बहुत सिंपल सी बात है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, मतलब कोई नई फसल या फिर कुछ हार्वेस्टिंग सिस्टम नया कर दिया, कोई ड्रिप योजना हमने बना ली, जितनी भी चीजें, जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा तो वो हमारा बेसिकली एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूड कर दिया जाएगा। सेम इसी तरीके से जो भी एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आते हैं, कुछ निर्माण करना, मैन्युफैक्चर करना, अगर इसमें हमने हमारा नया बिजनेस सेटल किया है तो बेसिकली हम इसे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानेंगे। थर्ड वन इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए फर्क समझिए साथियों, कई बार स्टूडेंट्स, कई बार हम लोग ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क नहीं कर पाते। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है नए सिरे से किसी भी वस्तु का उत्पाद करना, निर्माण करना, कि जैसे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और ट्रेडिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति से कोई वस्तु हमने खरीदी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया या फिर बिना मॉडिफिकेशन के उसको आगे फर्दर बेच दिया, आप एक होलसेलर भी इसे मान सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस आता है मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग में। तो हम अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एग्रीकल्चर के से रिलेटेड हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकती हैं। द थर्ड वन इज अबाउट ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये तीन चीजें आ गई। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं दैट इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के यूज के ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर हम देख सकते हैं, तो पहला देखिए टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेकंड वन इज नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली अगर हम ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें जहां पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो उसे हम टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं या टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है तो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। अगली बात करते हैं साथियों बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप मतलब स्वामित्व के आधार पर, जैसे हमने बात की है कभी न कभी कंपनी के बारे में, एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। सेम इसी सेंस में ओनरशिप के बेसिस पे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप का हो सकता है। पहला कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। कॉर्पोरेट जैसे हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले तो ये समझिए बर्गलमैन थे कोई, उन्होंने डेफिनेशन दी थी इसकी। कॉर्पोरेट ओनरशिप इज वेयर एन इंडिविजुअल थ्रू इनोवेशन एंड स्किल ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड कंट्रोल्स अ कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग एफिशिएंटली। बेसिकली अगर हम एक कॉर्पोरेट के बारे में बात करेंगे, कॉर्पोरेट के रिलेटेड इनोवेशन के बारे में बात करेंगे तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप में ये इंक्लूड होता है। चलिए आगे बात करते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप की। और साथ ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बहुत सिंपल सी चीज है, जब कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति
इसको यूं समझ लीजिए, सेम जैसे प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, सेम वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है इंडिविजुअली केवल खुद के लिए, दैट इज नोन एज योर प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, स्टेट अगर इसे करता है तो स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप ये कहलाता है। लास्ट की अगर हम बात करें जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप, यदि कोई स्टेट और कोई राज्य और कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, ये दोनों मिलकर कोलैबोरेशन करते हैं और कोई नया इनोवेशन करते हैं, नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विल बी नोन एज योर जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आपके एंटरप्राइज की साइज क्या है, आकार क्या है, इसके ऊपर बेस्ड। अब कुछ टाइप्स हमें यहां भी देखने को मिलेंगे। माइक्रो एंटरप्राइज, दैट इज अगर 5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाला कोई भी व्यवसाय, ऐसे जितने भी बिजनेस जो 5 करोड़ से कम में बिजनेस चल रहा है, दैट विल बी नोन एज योर माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, a small scale enterprise has an annual turnover of more than 5 crore but not more than 75 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 75 करोड़ से कम। मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस 75 करोड़ से ज्यादा बट 250 करोड़ से कम। और लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज मोर देन 250 करोड़। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सिंपल सा मैथ्स है। 5 करोड़, 5 से 75, 75 से 250 और 250 से ज्यादा। अगली बात करते हैं साथियों बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर मतलब लिंग के आधार पर या फिर महिला पुरुष के विषय में यहां बात करेंगे। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो या फिर ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप जो एक महिला के द्वारा किया जाता है, देखिए यहां पर हम बेसिकली विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। मैन एंटरप्रेन्योरशिप की बात यहां हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मैन के थ्रू ही की जा रही है। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं रहेगा। नया टॉपिक की अगर बात करें तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, जहां पर एक महिला का मतलब 51% शेयर उस महिला के पास हो या फिर उस एंटरप्रेन्योरशिप में लगभग 51 या उससे ज्यादा महिलाएं काम करती हों, तो इसे हम कहेंगे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट हम देखें बेस्ड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। The concept of social entrepreneurship came around in 1960s। ये लगभग 1960 के दशक में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट आया था। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ भी नहीं है साथियों, एक तरीके से सामाजिक उद्यमिता है। जब हम समाज के लिए कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करें, जब हम पूरी सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा नया बिजनेस स्टार्ट करें, जैसे अगर आपने देखा हो अमूल दूध या फिर लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल यहाँ बहुत बेस्ट हो सकता है। ऐसे टाइप के एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं या ऐसे टाइप के एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो बेसिकली सोशल एंटरप्राइजेस के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो जितने भी टाइप्स थे, हमने क्लासिफिकेशंस देखे एंटरप्रेन्योर्स के, ये यहाँ कंप्लीट होते हैं। बेसिक अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इसी के साथ यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने मीनिंग को समझने की कोशिश की, इसकी डेफिनेशंस को समझने की कोशिश की, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश की, कुछ इंपॉर्टेंस हमने यहाँ देखे और कुछ टाइप्स, कुछ प्रोसेस हमने देखी। अगला टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप में ही रहेगा नो डाउट, लेकिन अगला जो टॉपिक है हम अब उसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से हम बात करते हैं।